वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास में हुए कुछ महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में देखेंगे। यह क्लास सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले एक जरूरी सूचना है दोस्तों, अगर आप यूपीपीसीएस प्री 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचे। आपके पास मुश्किल से 42 से 45 दिन का समय है। ये अंतिम समय जो है, आप चाहते हैं कि इसमें आपका लेवल बूस्ट हो जाए, तो इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मॉक टेस्ट को जरूर लगाइएगा। मॉक लगाने के लिए आप टेस्ट के 55 सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, जहां पर मात्र 99 रुपये में आपको कंप्लीट प्रैक्टिस बैच मिल जाएगा, जिसमें लगभग 10 वर्षों के PYQs होंगे, 20 मॉक टेस्ट मिलेगा, करंट अफेयर्स रहेगा। कुल मिला जुला कर जितनी चीज़ें आवश्यक हैं प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, सब कुछ आपको सिर्फ 99 रुपये में मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको फ्री मॉक टेस्ट भी मिलेंगे कुछ, तो आप फ्री में भी मॉक लगा सकते हैं। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास पर। देखिए, यहाँ पर भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ और युद्ध के बारे में जिक्र किया गया है। जो महत्वपूर्ण है, जो पेपर में प्रश्न बना सकते हैं, उन्हीं को यहाँ पर रखा गया। जैसे युद्ध की बात करें, यहाँ पर दिया 10 राजाओं का युद्ध, या फिर इसे दसराग युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये पहला प्रमाणित युद्ध है। ये 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ये परुष्टी नदी, जो कि वर्तमान में रावी है, रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसका जिक्र वेदों में है। देखिए, इसमें विजेता कौन हुआ था? अच्छा, ये युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? एक तरफ थे राजा सुदास और एक तरफ था 10 राजाओं का समूह। इसी कारण इसे 10 राजाओं का युद्ध या फिर दसराग युद्ध कहा गया। देखिए, भारत के पूर्व वैदिक आर्यन आदिवासी राज्य में, जो उत्तर पश्चिम भारत के अन्य जनजातियों के साथ संबंध थे, शाही ऋषि विश्वामित्र, इन्होंने राजा सुदास का नेतृत्व किया था। मतलब राजा सुदास के गुरु कह लीजिए तो ये विश्वामित्र थे। और जो हारने वाला समूह था, उसमें 10 राजा एक साथ थे, वैदिक जनजाति थी, जिन्होंने इनका समर्थन ऋषि वशिष्ठ ने किया था। तो विश्वामित्र और वशिष्ठ 2 ऋषि थे। विश्वामित्र ने राजा सुदास का नेतृत्व किया, या फिर उन्होंने समर्थन दिया था, और जो 10 राजा थे उनका समर्थन ऋषि वशिष्ठ ने किया था। इसमें सुदास विजेता होते हैं। इसके बाद हाइडेस्पीस की लड़ाई काफ़ी महत्वपूर्ण है। 326 ईस्वी पूर्व या 326 BC में हुआ है। ये इसमें सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध लड़ा गया था। सिकंदर इस युद्ध को जीतता है, पोरस परास्त होता है। ऐसा जिक्र मिलता है कि जब पोरस परास्त हो जाता है, इसे राजा पुरु के नाम से भी जाना जाता है। तो परास्त होने के बाद सिकंदर इनको बंदी बना लेता है। फिर इनसे प्रश्न पूछता है कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। तो राजा पुरु कहते हैं जैसा एक राजा अपने शत्रु राजा के साथ करता है। इस पर सिकंदर काफ़ी प्रसन्न होता है और इनका साम्राज्य इनको वापस कर देता है। तो हाइडेस्पीस का युद्ध, या फिर इसे वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला है सेल्यूसिड मौर्य युद्ध। इसमें ये 303 BC में लड़ा गया था। ये चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर ये सिकंदर का एक तरीके से सेनापति था। सिकंदर के मृत्यु के बाद ये लड़ाई होता है चंद्रगुप्त मौर्य और इनके बीच में। इसमें सेल्यूकस पराजित हो जाता है। पराजित होने के बाद अपनी बेटी, इनकी एक बेटी होती है हेलेना, जिनका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया जाता है। नेक्स्ट है तराइन का युद्ध। अब देखिए, तराइन के युद्ध की बात करें तो तराइन के 2 प्रसिद्ध युद्ध हैं। पहला तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। जो तराइन का युद्ध होता है, दोनों युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़े जाते हैं। पहले युद्ध में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान की विजय होती और मोहम्मद गोरी परास्त हो जाते हैं। मोहम्मद गोरी परास्त होने के बाद फिर अपने देश भाग जाता है गजनी में, वहां पर सेना को संगठित करता है और फिर वापस आता है। दूसरा युद्ध होता है 1192 में, तराइन का द्वितीय युद्ध। इसमें मोहम्मद गोरी जीत जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। अच्छा, इसमें बड़ा नाम ये है कि जयचंद ने क्या किया था, मतलब पृथ्वीराज चौहान या फिर कह लीजिए भारत के साथ इन्होंने गद्दारी किया था और मोहम्मद गोरी का इन्होंने साथ दिया था, जिसका परिणाम इनको 1194 में मिलता है चंदावर के युद्ध में। चंदावर के युद्ध में क्या होता है, जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ाई होती है, जिसमें जयचंद पराजित होता है और मोहम्मद गोरी की जीत होती है। तो यहाँ पे 3 युद्ध याद रखना। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में और चंदावर का युद्ध 1194 में। इससे पहले भी और युद्ध है, ऐसा नहीं कि 303 के बाद फिर पहला युद्ध सीधा सीधा यही हुआ, लेकिन वो सब उतने महत्वपूर्ण नहीं है।
इसलिए यहाँ पर इसका जिक्र नहीं है। अब पानीपत की लड़ाई की बात करें, पानीपत की 3 लड़ाई होती, 1526 में पहला, 1556 में दूसरा और 1761 में तीसरा। ये पानीपत हरियाणा का मैदान है, हरियाणा में है। अब 1526 में जो पहली लड़ाई होती है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा जाता है। देखिए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो पहला युद्ध होता है, इसमें बाबर की जीत होती है और दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है और भारत में एक नया वंश जो मुगल साम्राज्य, उसकी स्थापना होती है। इब्राहिम लोदी यहाँ से पराजित हो जाते हैं। दूसरा युद्ध जो होता है, ये अकबर और हेमू के बीच में लड़ा जाता है। इसमें अकबर विजयी होते हैं और हेमू परास्त होते हैं। तीसरा युद्ध जो हुआ था, ये अहमद शाह अब्दाली, ये अफगानी था और जो मराठा थे, इनके बीच में लड़ा जाता है। मराठे इसमें बुरी तरह से परास्त होते हैं, काफ़ी भयावह इसका परिणाम होते हैं। इसके बाद खानवा का युद्ध, देखिए 1526 के बाद 1527 में खानवा का युद्ध होता है। ये बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा जाता है। इसमें बाबर की जीत होती है। देखिए, बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध जैसे पानीपत का युद्ध है, खानवा का युद्ध है, इसके बाद घाघरा का युद्ध है ना, ये सब बाबर के द्वारा लड़ा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद आगे दिया घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 में होता है। इसमें बाबर और महमूद लोदी के बीच में लड़ा जाता है, जिसमें महमूद लोदी की सेना परास्त हो गई। फिर चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, ये सब लड़े जाते हैं बाबर के पुत्र हुमायूं के द्वारा। देखिए, चौसा का युद्ध अगर देखें 1539 में होता है, चौसा बिहार में, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा जाता है, हुमायूं परास्त होता है। फिर इसके कुछ समय बाद फिर से एक युद्ध होता है 1540 में, कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध। ये भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा जाता है। शेरशाह यहाँ पर परास्त हो जाता है और भारत छोड़कर भाग जाता है। एक बार यहाँ पर जो दिल्ली मुगल सत्ता है, मुगल सत्ता समाप्त हो जाता है और सूरी वंश की स्थापना हो जाती है। इसके बाद सेमल का युद्ध या फिर गिरी सुमेल 1544 में होता है। राजस्थान के पाली जिला में शेरशाह और हिंदू राजपूत राजाओं के बीच में लड़ा जाता है। यहाँ पर शेरशाह की जीत होती है और हिंदू राजपूत राजा परास्त हो जाते हैं। ये चीज़ें ऐसे चलती रहती। फिर बाद में क्या होता है, जब शेरशाह की मृत्यु हो जाती है, सूरी वंश कमजोर पड़ जाता है, तो फिर से हुमायूं हमला करता है और मुगल सत्ता को फिर से स्थापित करता है। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे। देखिए, तालीकोटा का युद्ध 1565 में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये तालीकोटा में जो दक्कन सल्तनत था और विजयनगर साम्राज्य था, इसमें होता है। इसमें विजयनगर साम्राज्य बुरी तरह से परास्त होता है और विजयनगर साम्राज्य टूट जाता है। इसके बाद इसी में से तमाम छोटी छोटी शक्तियाँ उत्पन्न होती। हल्दी घाटी का युद्ध, ये हल्दी घाटी का युद्ध 1776 में हुआ था। हल्दी घाटी राजस्थान में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। ठीक, इसके बाद देखिए सुआली की संधि, ये 1612 में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगालियों के बीच में हुआ था। सुआली की संधि या सुआली की संधि काफ़ी महत्वपूर्ण है। धर्मत की लड़ाई 1658 में उज्जैन शहर के बाहर धर्मत नामक स्थान पर औरंगजेब और दारा सिकोह, ये पूरी तरीके से सत्ता के उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ा गया था कि कौन सत्ता प्राप्त करेगा। इसके बाद खजवा का युद्ध 1659 में होता है। फतेहपुर हसवा के पास होता है, औरंगजेब और शाह सूजा में। जो सत्ता का युद्ध होता है, औरंगजेब अपने 4 भाइयों के साथ लड़ता है, तो इसमें विजयी औरंगजेब होता है। करनाल की लड़ाई 1739 में होता है। करनाल में नादिर शाह और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के बीच में। त्रिचनापल्ली का घेराबंदी, अब यहाँ पे हम लोग आगे जो कर्नाटक युद्ध है 1741 में, मराठा साम्राज्य और अर्काट के नवाब, है ना। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया त्रिचनापल्ली का घेराबंदी फिर से होता है, हैदराबाद के निज़ाम और मराठा साम्राज्य। आगे देखिएगा दिया मद्रास का युद्ध, ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। अर्काट का घेराबंदी, है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अर्काट के नवाब। तो ये सब सामान्य से तथ्य हैं, आप इनको बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। आगे दिया अरनी का युद्ध 1751 में, अरनी नामक स्थान पर रॉबर्ट क्लाइव के अधीन ब्रिटिश सेना होता है और रजा साहिब के अधीन जो फ्रेंको इंडियन, मतलब फ्रांस और भारतीय एक साथ होते हैं। गोल्डन रॉक की लड़ाई त्रिचनापल्ली में होते हैं 1753 में, ब्रिटिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। कलकत्ता का घेराबंदी 1756 में, बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। कलकत्ता इसी युद्ध का परिणाम होता है जो आगे प्लासी का युद्ध निकल कर आता है। प्लासी का युद्ध अगर देखेंगे 1757 में, काफ़ी निर्णायक युद्ध होता है। यहाँ से भारत की राजनीति में एक प्रमुख मोड़ आता है। प्लासी नामक स्थान पर होता है कलकत्ता शहर में, भागीरथी नदी के तट पर। नदिया जिला, अगर कभी जिला भी पूछ ले तो याद रखना नदिया जिला। रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला, इसमें क्लाइव जीत जाता है, सिराजुद्दौला हार जाता है, फिर वो सत्ता छोड़ के भाग जाते हैं। फिर इसके बाद पांडिचेरी का घेराबंदी, पांडिचेरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच, है ना। फिर यहाँ से इसके बाद होता है वांडीवास का युद्ध, और वांडीवास के युद्ध के बाद फ्रेंच सत्ता भारत में लगभग समाप्त हो जाती है, मतलब जो फ्रेंच शक्ति एकदम समाप्त। बक्सर का युद्ध 1764 में,
बक्सर में हुआ था। हेक्टर मुनरो लड़ा था और विपक्ष में था नवाब सिराजुद्दौला, माफ़ कीजिएगा नवाब मीर कासिम, नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। अच्छा, इसी युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है और उसके बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सब दीवानी मुगलों को प्राप्त हो जाते हैं। दीवानी कहने का तात्पर्य जो टैक्स वसूलना है वो सब उनके पास चला गया। आगे है अंबार की घेराबंदी 1767 में, मैसूर हैदर अली का साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पांडिचेरी की घेराबंदी, ये पांडिचेरी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच, है ना। ये सब आप आराम से देख सकते हैं। पोलीलूर की लड़ाई, ये सब चीज़ें आपको सीधा सीधा याद करने। नेगापट्टम की घेराबंदी 1781 में, नेगापट्टम नामक स्थान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच गणराज्य के बीच में। पोर्टो नोवा की लड़ाई काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर राज, जो हैदर अली है, हैदर अली यहाँ पर परास्त होता है। सोलिंगूर की लड़ाई 1781 में होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर। अब देखिए यहाँ पे जितने भी युद्ध होंगे अक्सर उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विजेता बनेगी। फिर आगे तेलीचेरी, है ना, वेल्लोर, ये सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच में। आगे देखिएगा कुड्डलोर और मैंगलोर, यहाँ पे ये जो स्थान है ये 1783 में युद्ध होता है। मैसूर विजय होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पराजित होती है। गजेंद्रगढ़ की लड़ाई मराठा साम्राज्य और मैसूर साम्राज्य के बीच में लड़ा जाता है। नेदुम कोटा ये त्रावणकोर और मैसूर के बीच में लड़ा जाता है। अच्छा, आप यहाँ पर देखेंगे ब्रिटिशर्स के साथ लड़ने के साथ साथ भारत में क्षेत्रीय शक्तियाँ भी आपस में लड़ रही हैं। यही बड़ा कारण था जिसका फायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया था। कालीकट 1790 में लड़ा जाता है। त्रावणकोर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक साथ थे और मैसूर एक साथ था। कनानूर पर कब्जा 1790 में होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर साम्राज्य। फिर इसके बाद है सिट्टी मोंगलम, है ना, कोयम्बटूर, ये सब मैसूर साम्राज्य के खिलाफ लड़ा जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, मैसूर साम्राज्य ने काफ़ी ज़्यादा सत्ता संभाला था। फिर बाद में क्या होता है कि मैसूर का विलय कर लिया जाता है। आगे देखिएगा अराकेरी 1791 में, अराकेरी नामक स्थान पर हैदराबाद के निज़ाम, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक साथ और मैसूर साम्राज्य अलग था। इसके बाद श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी 1792 में, श्रीरंगपट्टनम में, इसमें जो टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान की पराजय होती है। इसी तरीके से धीरे धीरे क्या होता है कि ये अंत में आते आते जो श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी 1799 में, ये अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मैसूर को एकदम पूरी तरीके से कमज़ोर कर देते हैं और अंत में क्या होता है कि भाई मैसूर का विलय कर लिया जाता है ब्रिटिश सत्ता में। यहाँ पर आप तमाम लड़ाइयाँ देख सकते हैं, दिल्ली की लड़ाई, लसवारी की लड़ाई, ग्वालियर पर कब्जा, फर्रुखाबाद की लड़ाई। तो साथियों ये चीज़ आप PDF के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, आराम से लिस्टिंग पढ़ सकते हैं। तो PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। बताए बस आपको क्या करना है। देखिए इसमें जितना भी डेटा है ना सब ऐसा लिस्ट के माध्यम से दिया गया ताकि आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ पाएँ। तो PDF अगर प्राप्त करना है तो बस आप क्या कीजिए, नीचे स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर आप इस PDF को परचेज कर सकते हैं। ये 2025 का अपडेटेड PDF है साथियों, ये आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं नंबर पर कॉल करने से मिलेगा। इसके अलावा ये PDF आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।